बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों आप सबके। अच्छा जी, ये हम जो लास्ट टाइम अपना काम हम कर रहे थे, सो अब हम उसी की तरफ जा रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको आज हमने कंप्लीट करना है। ये मैंने इसके ऊपर वाइट कलर पहले से लगा दिया। उसकी वजह ये थी वाइट कलर को पहले से लगाने की कि अगर मैं आपके सामने इसको लगाने बैठता तो ये सिर्फ एक सेशन करना पड़ जाता। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने करना क्या है। अच्छा, ये वाइट कलर अभी गीला ही है, ये मैं आपको पहले बता दूं। ये देख लें आप, ये मेरे हाथों पे कलर लगना शुरू हो गया है, ये पूरा ड्राई नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर वर्किंग अपनी स्टार्ट कर देंगे। आज हाथ काफ़ी ख़राब होने वाले हैं इसलिए कि गीला है सब, और कम्प्लीटली इसको मैंने वो वाइट को लगा दिया था। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं यहाँ पे थोड़ी सी बता दूं कि ये वाइट अभी पूरा नहीं लगा, ये जस्ट एक इसकी बेस लगाई थी। अब हम यहाँ पे ब्लू कलर लेंगे और हमने इसको बहुत सिंपल रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, हम इसको बहुत ज़्यादा कलरफुल की तरफ लेके नहीं जाएंगे। मैंने आप लोगों को लास्ट जब इसका हम सेशन कर रहे थे तो वहीं मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता दी थी कि इसके ऊपर कलर जो होगा वो कौन सा होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब हम कलर करने लगे हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ कलर हमने बहुत ज़्यादा कोई मतलब उस तरीके से नहीं करना है, काफ़ी हमने सिंपल रखते हुए इसको मिक्स करना है कलर को आपस में। तो ये मैं अब थोड़ा सा इसको अपने हाथ में इसलिए ले लिया ताकि इसकी एजेस जो हैं वो प्रॉपर मैं इसको कवर कर सकूं। अब ये आप देख रहे होंगे कि है ये डार्क ब्लू, लेकिन यहाँ लगने के बाद ये ऑटोमेटिकली लाइट हो रहा है। ठीक है जी, ये अब आप देखें ये ऑटोमेटिकली लाइट होना शुरू हो गया है ना। तो इसी को हम लाइट करते हुए नीचे तक लेके जाएंगे और लास्ट में इसको हमने टॉप से डार्क करते हुए नीचे लाइट लेके आना है। सही है। कंप्लीट होने के बाद इसका एग्जैक्ट रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। हैंडमेड शीट है, कल मैंने आप लोगों को हैंडमेड शीट बना के पूरी कंप्लीट उसका प्रोसेस दिखा दिया, ऑलमोस्ट कंप्लीट। क्योंकि जस्ट मैंने सिर्फ पेपर जो है वो पहले से कट करके पानी में डिप करके रखे हुए थे, तो वो कोई इतना ख़ास कोई काम नहीं था। वो तो आप भी पेपर के छोटे छोटे पीस करके और फिर उसको पानी में डिप करके आप भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भी प्रोसेस था हैंडमेड शीट का वो मैंने कम्प्लीटली आप लोगों को दिखा दिया था। वो अभी ड्राई तकरीबन हो चुकी है। उसकी बैक साइड के ऊपर मैंने कलर लगाना शुरू अभी किया था, फिर मुझे रोकना पड़ गया क्योंकि सेशन करना था। तो वो हमने उसकी बैक साइड पे हम कलर लगाएंगे और फिर सामने उसके हमने जो काम करना है वो आपके सामने ही होगा। ठीक है ना। तो वो किस तरीके से मुकम्मल हुई, क्या हुआ उसका प्रोसेस, हर एक चीज़ आपके सामने हुई थी। तो आई होप कि अब आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि हैंडमेड शीट किस तरीके से बनती है। अच्छा, एक तो हैंडमेड शीट ये होती है कि बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाती है, उसको बड़ा केयरफुल तरीके से आपको लेके चलना पड़ता है। यहाँ जो मैं अपने पास हैंडमेड शीट बनाता हूँ उसका एडवांटेज ये है कि वो काफ़ी हद तक हैवी होती है। ठीक है, उसको मैं बहुत ज़्यादा थिन नहीं रखता, और उसकी वजह यही है थिन ना रखने के पीछे कि ज़ाहिर सी बात है बिगनर्स हैं, वो काम अपना जब करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनसे ख़राब होंगी, तो उसको केयर करना थोड़ा सा या हैंडल करना उसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर मैं बहुत ज़्यादा थिन शीट बना दूंगा आप लोगों के लिए। वैसे तो जैसे होता है नहीं, आप कैंसन शीट के ऊपर काम करो तो सेम उसी तरीके से आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन जब वो थिन हो जाएगी तो उसको हैंडल करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने शीट्स को अपनी काफ़ी थिक बनाया, उनको वॉश करके भी दिखा दिया है मैंने। आपने लास्ट पेंटिंग जो मैंने वॉश की थी, मैंने वो वॉश वाली पेंटिंग कल भी आपको दिखा दी थी, अभी भी मैंने अपने सामने ही रखा हुआ है उस पेंटिंग को। आप लोग कहेंगे मैं वो आपको दिखा भी दूंगा कि उस पेंटिंग को कुछ नहीं हुआ है। ठीक है जी, वो पेंटिंग एज इट इज़ मौजूद है, कुछ भी नहीं हुआ उसको, ना उसकी शेप आउट हुई है। ठीक है ना ही उसके कलर्स के ऊपर कोई मसला आया है, कुछ भी नहीं हुआ है इस किस्म का कि जिससे आपको ये फील आए कि पेंटिंग जो है वो कोई ख़राब तो नहीं हो गई है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे काफ़ी पहले ये सवालात भी किए थे कि आपने जब मैंने फ़र्स्ट टाइम हैंडमेड शीट बनाई थी उसको पेंट किया था, दैन उसके बाद उसको मैंने वॉश कर दिया था, तो वो हमारे बहुत सारे दोस्तों को ये सवाल उठे थे। अच्छा, मैं उसको वॉश करने का दोबारा दिखाया नहीं था, तो पूछा तो मैंने फिर दिखा दी थी वो शीट कि भाई ये देख लें शीट को कुछ भी नहीं हुआ है।
और कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना वो है कि कोई किसी किस्म का मुझे प्रॉब्लम नहीं आता है मेरे काम के अंदर। और दूसरी चीज़ आर्ट के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे कल मुझे कुछ दोस्तों के सवाल आता है कि सर आप खाली ऑयल पेंट के ऊपर ही तो काम कर रहे होते हैं, कुछ और नया लेके आए हैं या कुछ नया। मतलब मैंने कहा बॉस बात ये है कि अभी आपने क्या ऑयल पेंट सीख लिया है? मैं अब उनको मैंने कहा था कि मैं आपको तसल्ली के साथ इसका जवाब दे दूंगा। तो मेरा सवाल ये है कि आपने सब कुछ सीख लिया है? अगर तो आप ये कहते हो कि हाँ जी हमको सब कुछ आ गया है, तो मैं बोलूँगा कि भाई फिर दोबारा सीख लो। बोलना तो कुछ और चाहता हूँ बट नहीं बोल रहा। मुझे 22 साल हो गए और मैं ये कहता हूँ मैं अभी ज़ीरो पे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, इवन ऑयल पेंट के अंदर ही मैं अगर बात करता हूँ तो मुझे नहीं आता भाई कुछ भी। इस सिर्फ ऑयल पेंट की मैं अगर बात करूँ, इतनी वास्ट फील्ड है ना ये कि आप सारी ज़िंदगी जो है वो ऑयल पेंट से पेंटिंग करते रहेंगे। और जब आप कोई हर नई पेंटिंग आप बनाते हुए कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। मैं आज तक सीख रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मुझे आता है या मुझे बहुत कुछ आता है, मैं अरफन मौला बन गया हूँ, नहीं। मैं अभी भी डेली बेसिस पे, इवन मैं आप लोगों को जब यहाँ कुछ ना कुछ करवा रहा होता हूँ, मैं यहाँ भी बैठा हुआ सीख रहा होता हूँ, मैं ख़ुद भी सीख रहा होता हूँ। तो भाई ये फील्ड फ़ाइन आर्ट, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार क्या है इसके अंदर, फ़ाइन आर्ट है बस सही है। तो मैं उनको फिर एक ही बात बोलता हूँ, भाई दुनिया की मुश्किल तरीन फील्ड है, महंगी तरीन फील्ड है, तो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा जी मैंने, जैसे होता है ना कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, अब मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, या मैंने मास्टर्स कर लिया, या मैंने पीएचडी कर लिया है ना भाई। फ़ाइन आर्ट के अंदर तो आप ये कह ही नहीं सकते ना कि हाँ मैंने फ़ाइन आर्ट सीख लिया है। आप कह ही नहीं सकते ये बात। और जो ये बात कहता है समझ जाएं कि वो बस वापस ज़ीरो पे चला गया। क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है कि इसमें हर नई बनाने वाली पेंटिंग के अंदर आप कुछ ना कुछ सीखोगे। जब आप ख़ुद से बना रहे होगे, ये नहीं बोल रहा कि आप मैं अगर बना रहा हूँ तो यहाँ कुछ सीखोगे, नहीं। आप ख़ुद जब बना रहे होगे ना पेंटिंग, तो हर नई पेंटिंग के ऊपर आप कुछ ना कुछ सीख रहे होगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने इसका टेक्सचर चेंज करना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये इसी तरह चेंज होता जाएगा। टॉप मैंने इसका डार्क रखना था, बाकी के ऊपर कैसे काम होगा वो सब चीज़ें अभी आप लोग देखते ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी पेंटिंग, बिल्कुल नहीं है ऐसा। इस पेंटिंग को तैयार होने में, मतलब इसके मैं सिर्फ बैकग्राउंड की अभी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अभी बैकग्राउंड पे कितना टाइम लग जाएगा वो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने ब्रश थोड़ा सा बड़ा उठा लिया, सही है। बाकी एजेस इसके मैं छोटे ब्रश से ही कर दूँगा। मैं ज़रा पहले बड़े बड़े काम जो इसके ऊपर करने के हैं मैं वो कर दूँ पहले, ताकि आप लोगों को कुछ इसकी थोड़ा सा एक आइडिया होना शुरू हो जाए कि ये एंड होते होते क्या बनेगी। नॉर्मली मेरी कोशिश हमेशा यही होती है, फिर भी अब मैं कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसे बात है बिगिनर्स हमारे तो बोलते हैं जब स्टार्ट करते हैं पेंटिंग वो कुछ होती है, एंड होते होते तो बिल्कुल इसकी शक्ल बदल जाती है। और आप पहले से बता भी देते हैं कि भाई ये एंड होते होते ऐसी हो जाएगी। तो मकसद वो ये क्या लगे, बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं बताता चीज़ें कि भाई लोग जैसे कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि इवन कोई अपनी पेंटिंग को अगर एक्सप्लेन कर रहा होता है ना बैठा हुआ, मुझे बाज़ों का हंसी आ जाती है कि भाई सीधे सीधे एक्सप्लेन कर दो ना यार, इधर उधर घुमा के बात को क्यों एक्सप्लेन करना। और वो सिर्फ इसलिए किया जाता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। मुझे नहीं आती भाई मार्केटिंग, सीधी सी बात है ना, मैं जानता हूँ। मुझसे कोई पूछता है मैं सीधा जवाब दे देता हूँ। ठीक है, तो खैर यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि हम इसको किस तरीके से अब ये चेंज होना शुरू हो जाएगी और ये चेंज होती चली जाएगी। ठीक है जी। और देखोगे मैं यहीं से कलर उठा के लगाऊँ तो ये ऑब्वियसली मैंने एंड में इसको डार्क तो कर देना है, तो मुझे इस वजह से कोई टेंशन नहीं है उस चीज़ की कि मैं मतलब घबराऊँ कुछ उसको कि यार यहाँ से कलर क्यों उठा के लगा रहा हूँ मैं। वो मैं इसलिए उठा के लगा रहा हूँ ताकि आसानी से यहाँ से कलर लग जाए और फिर एंड में उसको हम जो हमारे माइंड के अंदर चीज़ है वो हम इसके अंदर डाल देंगे।
और माइंड के अंदर क्या चीज़ है वो अभी आपको इसके एंड में ही पता चलेगा। मैं अब इसको भी थोड़ा सा, सिर्फ ये मैं अपने आइडिया के लिए कि मैंने कितना इसको नीचे तक लास्ट तक लाइट करना है, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे कलर उठा के लगा रहा हूँ। और लास्ट में वाइट से इसको फिर मैं टॉप पे लेके जाऊँगा। और ये तो मुकम्मल होने के बाद आप लोग ही मुझे बताएंगे कि पेंटिंग आपको समझ आई या नहीं आई। एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को, एक और सवाल मेरे दिमाग में आ गया, मतलब सवाल नहीं, सवाल का जवाब आ गया दिमाग में। सवाल होते रहते हैं मुझसे, कि मुझसे सवाल ये हुआ था कि इसके अंदर हमें और कितना टाइम लगेगा सीखने में, या इसके अंदर हम कितनी डेप्थ तक जा सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बिगिनर सवाल करते हैं, तो अब मैं आपको उसका जवाब ये दे देता हूँ। आर्ट है ना, आर्ट, ART, आर्ट, मैंने आर्ट का ए अभी तक नहीं सिखाया आपको, ठीक है। जितना थोड़ा बहुत मुझे आता है मैं उस हद तक की बात करूँगा। आर्ट का ए भी अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया है। मतलब मेरे कंप्लीट करने से मुराद ये कि मैंने आपको नहीं सिखाया है। अब आप सोचोगे क्या मतलब हमें कब तक सीखना है, तो यार जब तक मैं भी तो सीख ही रहा हूँ ना। मैं 22 साल के बाद भी यही कह रहा हूँ कि मैं सीख रहा हूँ अभी बैठा हुआ, तो फिर आप समझ जाइए। डरा नहीं रहा आप लोगों को कि यार अच्छा इतना टाइम लगता है, नहीं। यार मेरे पास एक्सपीरियंस है, गेन कर लो, आप निकाल लो मेरे अंदर से मेरा एक्सपीरियंस जितना निकाल सकते हो। माना थोड़ी किया। हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं लेट नाइट तक कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। जिन दोस्तों को पता है वो लेट नाइट बाद होगा 3-3 बजे लोग मुझसे सवाल कर देते हैं, मैं जवाब देता हूँ, ठीक है ना। हमें ये कोशिश ये होती है कि मैं पूरा डिटेल में जवाब दे सकूँ। आर्ट से रिलेटेड सवाल होते हैं, मुझे अपना काम भी दिखाते हैं। अच्छा, लास्ट मैंने कंपटीशन रखा था, उस हवाले से शिकवा भी आ गया, तो इंशाल्लाह वो भी मैं अनाउंस कर दूंगा। असल में इशू ये हो गया था, और इसके अंदर खैर मेरी अपनी गलती है कि थोड़ी सी मसरूफियत हो गई थी कुछ कामों के अंदर। और क्या कहना चाहिए कि एक तो कंपटीशन में सिर्फ 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अफसोस तो खैर हुआ था, एक होता बंदा डिसाइड भी होता है कि यार अच्छा मैं सिखा रहा हूँ उनको, बैठा हो तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। तो इंशाल्लाह उनके सर्टिफिकेट उनको दे दिए जाएंगे, दे के दिए जाएंगे, पेज के ऊपर ही लगा दूंगा मैं उनकी पेंटिंग के साथ। और ऐसी बात है कि हर इंसान को होता है कि मैंने काम किया, क्या हुआ उसका। असल में मुझे गुस्सा ये आ गया था शुरू में, बाद में तो मैं भूल भी गया था उस चीज़ को। क्या है मतलब सिर्फ 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बाकी लोग कहाँ गए। कुछ लोग तो इस चक्कर में पेज छोड़ गए, ब्लॉक में आ गए बाकायदा, कि भाई आप कंपटीशन नहीं रखो, हमें तो सर्टिफिकेट का लालच है। अच्छा भाई, मैंने कहा नहीं, जब मेरा मूड होगा मैं तब रखूँगा। वो पेज छोड़ गए। मुझे हंसी आ गई इस बात पे कि यार मतलब आप एक कागज़ के टुकड़े के लिए के पीछे हो खाली। तो खैर होता है, ऐसा भी होता है, दुनिया है, इसी का नाम है। मुझे फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा कोई अगर पेज छोड़ के जा भी रहा है। पर जिसको नहीं सीखना नहीं सीखना यार, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। तो ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने कि भाई कंपटीशन नहीं रखा, हमने आपके पेज पे नहीं आना। अच्छा भाई मत आओ यार, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा आप अगर नहीं आओगे तो। फ़र्क तो आपको पड़ना है, लेकिन आपके वो कहते हैं ना कि थिंकिंग का अंदाज़ा हो गया कि अच्छा आप आर्टिस्ट बनने आए थे या वो कागज़ के टुकड़े के लिए आए हो, जिसको मैंने कभी वैल्यू ही नहीं दी है। शायद आप लोगों को सुन के हैरानगी हो, मेरे कितने मेडल्स अवार्ड वगैरह मुझे भी नहीं पता कहाँ पड़े मैं। मतलब मैं वैल्यू ही नहीं देता इन चीज़ों को। रीज़न उसका क्या है, आप दुनिया देती है भाई उसको वैल्यू, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, मैं नहीं देता, ठीक है। मुझसे कोई अगर पूछे ना अपने अवार्ड वगैरह दिखाओ, मैं पता नहीं कहाँ है, जो 2-4 मेरे मोबाइल के अंदर पिक्चर्स सेव हैं उसमें दिखा सकता हूँ कि हाँ भाई ये है। इवन अवार्ड लेते हुए वक्त की पिक्चर्स मेरे पास नहीं है, हालांकि थी, आगे पीछे कर दी, संभाल के नहीं रखा उनको हमने। रीज़न उसका ये है कि ठीक है मुझे पता है मेरा काम क्या है, मैं क्या अवार्ड दिखा दिखा के सबको अपने तसल्ली करवाऊँ कि भाई मैं आर्टिस्ट हूँ या इतना बड़ा आर्टिस्ट हूँ या यूँ हूँ या नहीं हूँ। भाई मैं कोई बड़ा तो हूँ ही नहीं,
ठीक है। जो पिक्चर्स वगैरह मिल जाती, लास्ट मैंने आफरीदी के हवाले से पिक्चर्स लगाई, वो भी मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की थी गूगल पे। मतलब ये भी नहीं है कि मेरे पास कुछ सेव हो, पहले थी सेव, फिर डेटा वेटा सब इधर उधर हो गया तो वो खैर हो जाती हैं चीज़ें। तो मकसद कहने का यहाँ पे यही है कि भाई आप लोग जो हैं काम को समझें, सीखें, देखें, भालें, और जिस हवाले से अब काइंडली ये सवालात तो करना छोड़ दें, शीट कैसी है, कलर कौन सा लगाया है, वो सब चीज़ें ऑलरेडी दिख रही होती हैं। ठीक है, आर्ट से रिलेटेड सवाल करने चाहिए ना, इसमें मज़ा है। और काइंडली ये वाले सवाल मत कीजिएगा जो आजकल चल रहा है ना, आर्ट के नाम के ऊपर पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे भी वही परेशान बैठा हूँ। तो भाई उसको छोड़ दे, जो एक्चुअल आर्ट है उसकी तरफ फोकस रखें। क्योंकि मुझे ये पता है कि हम जिस तरीके से कमर्शलाइज करते जा रहे हैं फ़ाइन आर्ट को, एक टाइम आएगा कि इसके अंदर सब कुछ होगा, आर्ट नहीं होगा। ये मुझे पता है, वो टाइम आने वाला है कि आपको सब कुछ मिल जाएगा फ़ाइन आर्ट के नाम पे, लेकिन आर्ट नहीं होगा उसके अंदर। क्यों? हर चीज़ को कमर्शलाइज किया जा रहा है। बट मेरी जहाँ तक कोशिश हो कि मैं जितना बचा सकता हूँ या जितना आप लोगों को बता सकता हूँ या सिखा सकता हूँ, मैं उसके अंदर कम से कम ये कोशिश ज़रूर करूँगा कि फ़ाइन आर्ट को ज़िंदा रख सकूँ। ठीक है ना? पता नहीं हम क्या क्या चीज़ें देख रहे होते हैं, मतलब परेशान बैठे हुए हैं कि यार ये कौन सा आर्ट आ गया है। इवन मैं अगर कैलीग्राफी की बात करता हूँ, वो नमूने आके बैठ गए हैं। मैं गुस्सा भी आता है, मैं किसी दिन सख्त अल्फाज कह दूंगा और मैं उनको नमूना ही कहता हूँ कि यार कुछ खुदा का खौफ कर लो भाई, पहले जाके पता तो कर लो कैलीग्राफी है क्या चीज़, या कौन से फाउंट या कौन से ख़त आपके अथेंटिक हैं। वो जी शुरू हो गई पब्लिक। एक दो लोगों ने तो खैर वो बाकायदा कॉल करके, जब मैंने इससे पहले भी बात करी थी, तो खैर वो भी करते हैं काम, तो उन्होंने पूछा, मुझे अच्छा लगा पूछना उनका। फिर उनको मैंने एक्सप्लेन किया कि भाईजान कैलीग्राफी ये नहीं है कि मैंने ब्रश उठाया या कलम उठाया जो भी लिख दिया उसको बोल दूँ, नहीं यार कोई भी नाम दे के बोल दूँ कि अच्छा नहीं जी ये तो ये वाला मैंने अपना ख़त एक लिख दिया या मॉडर्न आर्ट का नाम दे दिया उसको। नहीं भाई, नहीं है। अल्लाह को मानो, कोई भी ख़त ऐसे ही अप्रूव नहीं हो जाता है, उसके लिए बाकायदा जय्यद उलमा कराम बैठते हैं, उसकी सनद दी जाती है। और वो सनद यहाँ कहीं पे नहीं, इस्लामिक कंट्री में सिर्फ एक ही जगह है जो मिस्र है, जहाँ से वो सनद दी जाती है, तमाम मुल्कों को दी जाती है। और फिर उसके बाद जाके वो, मतलब जब वो अप्रूव कर लेते हैं तो फिर वो ख़त आपका अप्रूव होता है। ये ऐसे नहीं है कि मैं कुछ भी आड़ा टेढ़ा जो है वो बस कर दूँ और उसको मॉडर्न आर्ट का, मॉडर्न कैलीग्राफी का नाम दिया मैंने और चलो भाई शुरू हो गए। नहीं है भाई ऐसा कुछ भी। आप काम करते हो, आपका आइडिया है, वेल एंड गुड यार, बट जो चीज़ें बेसिक हैं भाई उसको तो मत छेड़ो ना यार। तो जिन दोस्तों को ने मतलब उस पर बाकायदा काफ़ी देर मेरी उनसे बातचीत हुई, मतलब सब चीज़ें उन्होंने डिटेल से पूछी, उनको मैंने हर चीज़ समझाई। और मैंने कहा अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई गलत बयानी करूँ, आप जाके स्टडी कर लो, उसको रिसर्च कर लो, उसके ऊपर आपको पता चल जाएगा। दो लोगों की मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने बाकायदा रिसर्च किया और फिर मुझे कॉल करके वो चीज़ बताई कि नहीं आपने जितनी बातें बोली हैं वो 110% ऐसा ही है। बोले हमें नहीं पता था ना, हमें सिखाया गया। तो मैंने कहा भाई अगर एक बंदा बोल रहा है, और मैं ये नहीं कहता कि जो मैं बोल रहा हूँ आप उसके ऊपर आँख बंद करके यकीन कर लो, ना करो भाई, रिसर्च कर लो उसके ऊपर, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। लोग मुझे ये कहते हैं कि बहुत रूड होकर बात कर देता हूँ तो यार ऐसी बात है, बंदा रूड भी ना हो कि एक चीज़ गलत हुई है, ठीक है ना। अब एक इसकी मिसाल वही है कि आपके घर के अंदर एक बच्चा है, वो खेल रहा है किसी ऐसी चीज़ से जिससे ख़तरा होगा, आप गुस्सा भी नहीं होगे क्या उसके ऊपर? हो गया ना गुस्सा। अब बच्चा आगे से बोल दे या कोई और आपको बोल दे, बिला वजह गुस्सा क्यों करो? आपका दिमाग घूमता है ना। तो एक चीज़ गलत हो ये तो भाई मैं उस पर गुस्सा भी ना करूँ क्या? तो खैर स्टडी किया करें, मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट होती है, और चीज़ों को समझें,
जाने बुक्स आपको मिल जाएंगी इस हवाले से जिन्होंने लिखी हैं, अब वो कोई बेवकूफ़ तो नहीं होंगे ना कि वो बुक्स अपनी पूरी ज़िंदगी की अपनी रिसर्च उसके अंदर लिख के बैठ गए हैं। तो उन्होंने आपके लिए मेरे लिए ही लिखी होगी ना। आप लोग बुक्स रीड कीजिए, आपको आइडिया होगा। हिस्ट्री की बुक्स आप निकालें, ठीक है, किसी एक बुक के ऊपर रिलाय ना कीजिए। 10 जगह से आपको 10 अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 10 लोगों की एक अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है, उनकी अपनी अपनी रिसर्च होती है, तो वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है जी। मैं अगर ख़ाली अपनी बुक्स आप लोगों को दिखाना शुरू कर दूँ ना कि मेरे पास किस किस सवालों से कौन कौन सी बुक्स मौजूद है, मैं उन चीज़ों को किस हद तक स्टडी करता हूँ, तो शायद आप लोग बोलेंगे कि यार दफ़ा को फ़ाइन आर्ट सीखना ही नहीं है, बहुत मुश्किल फील्ड है। और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा मैं भी अपनी एक बुक निकालूंगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस सारे और अपना काम के हवाले से कि हमने कैसे सीखा, क्या किया, सब उसके अंदर दूंगा। अभी नहीं, आगे जाकर। और मकसद एक ही है कि ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि यार फ़ाइन आर्ट है क्या एक्चुअल। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मैंने एक सवाल रखा था, मुझे सिर्फ 2 लोग ऐसे मिले जिन्होंने तकरीबन 15 दिन उस सवाल का जवाब ढूंढा। 15 से 20 दिन मुझे बताते हुए वो कि सर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं मिल सका आंसर। मैंने 1 महीने का टाइम दिया था उस एक सवाल के लिए, ठीक है। और मैंने ये भी नहीं कहा था कि आपने सवाल का जवाब कहीं से भी ढूंढो, कहीं से ही पता कर लो आप। तो उस 1 महीने में उन्होंने इंटरनेट खंगाल लिया, 10 जगह खंगाल ली। एक साहब तो मतलब एक खातून थी और एक साहब, तो जो साहब थे वो पता नहीं कहाँ कहाँ गए हैं उस चक्कर में, उन्होंने किस किस को फ़ोन खड़का दिए, बोले नहीं मिला जवाब मुझे। सऊदीया में होते हैं वो साहब, और आजकल है पाकिस्तान आए हुए हैं। तो वो उन्होंने बोला है मुझे कहीं से जवाब नहीं मिला। अच्छा वो लाहौर के हैं बेसिकली, तो वो काफ़ी जो बोले यहाँ तो मतलब लाहौर क्योंकि मशहूर है हमारे आर्ट के हवाले से, तो बोले यार किसी के पास जवाब नहीं था। मैंने कहा वैसे जवाब मिल भी नहीं सकता ना आपको, मैंने ऐसी थोड़ी 1 महीने का टाइम दिया था और ओपन फील्ड दी थी, कहीं से भी यार पता कर लो आप। तो कुछ तो होगा ना उस सवाल के अंदर कि जिसका जवाब नहीं मिल सका, जबकि 90% जवाब मैंने उसका दे दिया था सवाल के साथ ही। आपको सिर्फ 10% उसका जवाब ढूंढ के लाना था, वो 10% जवाब नहीं मिला। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक सवाल का जवाब 1 महीने में आप ढूंढ नहीं सके। और जब फिर कोई ऐसे में आके बोलता है ना कि कुछ नया करें आप, तो मुझे हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है कि यार मतलब अभी सीखा है नहीं, अंडे से बाहर निकले नहीं हो, नया करके दिखाया। तो भाई सॉरी, मुझे पता है कि मैंने कैसे काम सिखाना है। रीज़न ये नहीं है कि यार को मैं अपने आप को बहुत बड़ा कुछ तो गमखा समझ रहा हूँ, नहीं। क्योंकि जो गलतियाँ मैंने की हैं इस फील्ड में रहते हुए, मेरी कोशिश ये है कि वो गलतियाँ आप लोगों से ना हो, ठीक है ना। जल्दबाजी तो इस फील्ड के अंदर है ही नहीं। खैर बातचीत चलती रहती है अब, क्योंकि मेरे पास सवालात तो आते नहीं हैं आप लोगों के, तो मैं खुद ही बैठा यहाँ पे अकेला बड़बड़ाता रहता हूँ। आप लोग भी परेशान होते होंगे कि यार बंदा लगा रहता है अकेले बड़बड़ाने में। तो बेसिकली मैं बहुत सारे जब लोग सवालात करते हैं तो उनके जवाब भी यहीं पे बैठ के दे देता हूँ। एनीवेज काम चलता रहेगा और पब्लिक आजकल गायब है, कोई मसला नहीं है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये हैंडमेड शीट के हवाले से ही आप लोग
फिर परेशान होंगे, काइंडली फरमाइश मत कीजिएगा। वो जब एक टाइम आएगा मैं उसी टाइम पे उस चीज़ों को सिखाऊंगा। इस हैंडमेड शीट को मैं 10 अलग अलग तरीक़ों से बना सकता हूँ। मतलब इसमें 10 अलग अलग चीज़ें मिलेंगी आपको। अभी तक जितनी मैंने बनाई हैं, जितने एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो 10 मुख्तलिफ़ तरह की हैंडमेड शीट मैं बना के दे सकता हूँ। और ये गारंटी है मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। इस बात की तो गारंटी मैं आपको देने को तैयार हूँ। और अगर कोई कहता है कि मिल जाएगी, तो आप मुझे वो 10 अलग अलग तरह की ज़रा शीट्स ला के दिखा दीजिए। जो आप बोलेंगे मैं वो करूँगा। 10 अलग अलग शीटों का मतलब ये नहीं है कि भाई वो उनके साइज़ चेंज हो गए या हल्का फुल्का सा उसमें कुछ चेंजिंग हो गई, वो आप 10 ला के मुझे सामने दिखा दो। नहीं, 10 अलग अलग तरह की शीट्स होनी चाहिए। और मैं अब तक कितनी किस्म की शीट्स यहाँ बना के दिखा चुका हूँ, ये हमारे कुछ दोस्तों को याद होगा। नहीं याद तो भाई वो मैं क्या कर सकता हूँ। ऑब्जेक्टिव शीट में बना के दिखा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। कार्विंग ये आपके सामने हुई भी है, पूरी नहीं की थी मैंने आपके सामने, जस्ट एक वर्ड किया था। उसकी वजह ये थी कि फिर कार्विंग के अंदर ही काफ़ी से ज़्यादा टाइम लग जाता। इससे पहले आपने वुड कार्विंग देखी थी ना, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने कार्विंग करके आप लोगों के सामने दिखा दी है, या आपने इससे पहले किसी हैंडमेड शीट के ऊपर नहीं देखी, क्योंकि ये हैंडमेड शीट पे कार्व हुआ हुआ है सब कुछ, है ना अजीब अनोखी बात। तो आप सोच लें कि 10 तरह की शीट्स तो मैं ख़ुद बना सकता हूँ। बाकी अभी दिमाग में इतना इसको सोचता नहीं हूँ। किसी दिन कुछ नया आइडिया आएगा तो हो सकता है कि एक और नए अंदाज में लेके आ जाऊँ इसके अंदर। तो ये अभी आपके सामने ही चल रहा है काम। कल इंशाल्लाह अगर ड्राई हो गई मेरी वो जो हैंडमेड शीट मैंने कल बनाई थी, उसकी बैक पे अभी कलर मैंने लगाना बाकी है, तो वो अगर ड्राई हो जाता है कल तक, उम्मीद तो है कि हो जाएगा, बट देखते हैं। मौसम क्योंकि ठंडा है तो देखते हैं, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स, ऐसी बात है कि मैं भी सीख ही रहा हूँ हैंडमेड शीट के अंदर। अच्छा, मैं कुछ अलग तरह की चीज़ सीख रहा होता हूँ। मैं ये सीख रहा हूँ बैठा हुआ उस हैंडमेड शीट के अंदर कि कौन सी शीट पे किस हिसाब से कलर लगाएंगे तो वो कितने दिन में ड्राई होगा। मेरा मेन फोकस ये होता है, क्योंकि अक्सर लोग जब अपना कोई पेंटिंग बनवाते हैं तो उनको ये होता है कि कितना टाइम लगेगा। तो मैं ऑब्वियसली फिर इस चीज़ को माइंड में रखना होता है कि कितने टाइम में पेंटिंग हमारी तैयार हो जाएगी, और कौन कौन से कलर्स कितना जल्दी सूखते हैं, कौन से लेट सूखते हैं, वो सब चीज़ें भी माइंड के अंदर रखनी पड़ती हैं। तो मैं भी ऐसी बात है बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मटेरियल का मुझे बहुत लोगों ने कहा मटेरियल। अच्छा, मैं मटेरियल भी आपको बता दूं कि मतलब जैसे माउंट शीट है, कैनवस क्लॉथ है, ठीक है जी। मेरे पास जो कैनवस क्लॉथ यूज़ करता हूँ वो मैं आप लोगों के सामने उसका सेशन भी करके दिखा चुका हूँ। उसमें ना डिस्टेंपर लगाना पड़ता है, ना ही उसके ऊपर कोई वार्निश लगाना पड़ता है। डायरेक्ट कलर उठाओ, पेंट करो उसको। अच्छा, कुछ दोस्तों ने सवाल किया था कि आपका जो कैनवस का कपड़ा है वो तो खाली कपड़ा ही है ना, अब उसको फ्रेम करवाना होगा तो हम क्या करेंगे। तो भाई अब उसके ऊपर डायरेक्टली काम कीजिए, जब वो ड्राई हो जाए फ्रेम वाले के पास लेके जाएं, उसको फ्रेम करके दे देगा आपको। फ्रंट फ्रेम की बात करो, आपको बैक फ्रेम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैंने इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग भी बनाई है कैनवस क्लॉथ के ऊपर कि वो कपड़ा मेरा आधे से ज़्यादा फोल्ड हुआ हुआ होता था। मैं काम करते हुए उसको नीचे तक आ रहा होता था, यहाँ से फ़ोल्ड खोलता था, ऊपर ड्राई होता जाता था और मैं उसको फ़ोल्ड करता चले जाता था। और ये हरकत मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे करके दिखा भी चुका हूँ। अब तो खैर वो पैक हो गई हैं चीज़ें जाने के लिए, तो अब तो मैं नहीं निकाल के आपको दिखा सकता, वरना मैं आपको अभी वो निकाल के दिखा देता, क्योंकि वो पैक ऐसे कर दिया है कि उनको खोलना एक मिशन हो जाएगा। वरना मैं आपको वो कैनवस जिनके ऊपर मैंने काम किया हुआ है, जो कंप्लीट यहीं की थी मैंने बैठ के आप लोगों के सामने ही, उसको वॉश भी किया था मैंने। फिर वॉश करने के बाद, ड्राई होने के बाद उसको मैंने आप लोगों को फोल्ड करके भी दिखा दिया था, रोल बना दिया था उसका। और ये बेसिकली वो तरीका है जो आज से 2000-3000 साल पहले होता था जब पेंटिंग्स बनती थी।
ठीक है। तो उस ज़माने में ये फ्रेम शेम का कोई झंझट नहीं होता था, वो डायरेक्टली कपड़े के ऊपर काम होता था। मैं भी कोशिश में लगा हूँ कि उस पैटर्न का कपड़ा मैं बनवा सकूँ। मुझे कोई बंदा मिल नहीं रहा मेरे मतलब का, और जिस दिन मिल जाएगा तो वो जो कपड़ा होता था तो वो कपड़ा मैं उस तरह का ही बनवाऊँ, देन उसके बाद उसके ऊपर मैं पेंटिंग करके वो भी आपको दिखाऊं कि पहले किस तरह से होती थी। अब यहाँ पे असल में हमारे यहाँ पाकिस्तान में मसला ये है ना कि कुछ नई चीज़ आप बनवाने जाओ ना तो हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो एक्स्ट्रा चार्ज कर देते हैं आपको। गुस्सा आता है कि यार भाई इतनी कॉस्ट नहीं है जितने आप बता रहे हो, आइडिया मैं दे रहा हूँ, उसको बनाना कैसे। सबसे ऐसी बात है, मेरे पास वो सारी मशीनरी तो है नहीं ना कि मैं उसको उस तरीके से बनाऊँ। हालांकि बना सकता हूँ, बट उसके लिए ऑब्वियसली मुझे जाहिर सी बात है कि पूरा सेटअप चाहिए होगा। अब आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हैंडमेड खड्डी के कपड़े के ऊपर काम नहीं किया होगा। मतलब वो कपड़ा हम खुद ही बनाते थे। अब उसके लिए ऐसी बात है कि वो खड्डी और वो सब चीज़ें पूरा अरेंज करना पड़ेगा, और बड़ी मेहनत तलब चीज़ होती थी वो। हमने वो भी किया हुआ है, हैंडमेड खड्डी के ऊपर खुद अपने हाथों से कपड़ा बनाया, खुद ही उसको फिर हमने पेंट किया। तो ये हरकतें भी की हैं हमने, और बड़ी मेहनत लगती है उसके ऊपर। ऐसी बात है, हम कोई एक्सपर्ट तो है नहीं ना, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उस कपड़े की क्वालिटी ही कुछ और निकल के आती है। इवन उस कपड़े की वैल्यू ही कुछ और होती है, उसके ऊपर काम की वैल्यू कुछ और ही हो जाती है। तो आती सारी चीज़ें हैं, बट बात वही है ना कि सब कुछ आता है उसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं आपको सब कुछ करके दिखा भी सकूँगा यहाँ पर। उसका रीज़न यही है कि भाई मेरे पास वो सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है, पूरा एक सेटअप होता है वो। वरना तो मैं आपको, अगर मेरे पास होता तो मैं आपको हैंडमेड कपड़ा बना के भी दिखा देता कैसे बनता है, क्या होता है। अब क्योंकि वो लूम के ऊपर जिसको हम कहते हैं वो चीज़ें बनती हैं, मशीनें मतलब वो अपने हिसाब से चल रही होती हैं। लेकिन वो मसला वही है ना कि मुझे मेरे मतलब का बंदा नहीं मिल पा रहा कि जो जिस फाइबर से मैंने कपड़ा बनवाना है, ठीक है, तो वो उसको चला सके। क्योंकि वो फाइबर बड़ा ही सेंसिटिव होता है, नेचुरल फाइबर है, सिंथेटिक नहीं है। हम तो मेजॉरिटी जब यहाँ लॉन तक पहने होते हैं इवन, तो वहाँ उसके अंदर भी हमारा सिंथेटिक फाइबर ही चल रहा होता है। नेचुरल फाइबर तो पाकिस्तान के अंदर मिलता ही नहीं है। क्यों सब बाहर चला जाता है? बाहर वालों को उसकी वैल्यू का पता है, हम लोग तो हैं बस वो कहते हैं ना, जो चीज़ बाहर वाले फेंक देते हैं उठा के, हम उसको बोलते हैं नहीं यार ये ज़बरदस्त चीज़ है। तो जिनको वैल्यू का पता है उनको पता है। अब एक कपड़ा है बोस्की का, सऊदीया में बहुत पहना जाता है, ठीक है जी, वो यहीं पाकिस्तान में बनता है। उसकी क्या कॉस्ट है, उसकी क्या वैल्यू है, वो हमारे यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है। और जिनको पता है वो ख़रीदते हैं। हमारे यहाँ तो लोग देख के बोलते हैं यार पता नहीं क्या पहन के ये खड़ा हो गया। भाई उस कपड़े की कीमत तो ज़रा पता करो। तो खैर कभी ना कभी अल्लाह ताला वो कहते हैं ना, ऐसा हिसाब किताब बनाए कि एक पूरा सेटअप में लगाऊं उस तरह का, उस लेवल का, कि जिसके अंदर, अब मैं सिर्फ फाइन आर्ट के अंदर ही रहना चाहता हूँ, मैं और किसी उसमें नहीं जाऊँगा फील्ड के अंदर। मतलब मैंने कोई चीज़ें आप लोगों को नहीं सिखानी है कि मैं अगर ये आप ये सोचे कि चलो टेक्सटाइल की चीज़ें सिखा दें, मैंने नहीं सिखानी। हालांकि पूरा आता है, सब कुछ आता है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के हवाले से, डिज़ाइन से लेके उसकी फिल्में बनने से लेके स्क्रीन पे चढ़ने से लेके प्रिंट होने से लेके हर चीज़ पता है, ठीक है जी। धागे तक का पता है, कितना धागा कैसा होता है, क्या होता है, टीपीआई तक उसकी हमको पता है, स्क्रीन की हमको पता है। 1 इंच मतलब 125 की स्क्रीन यूज़ करनी है, 250 की स्क्रीन यूज़ होनी है। अभी आप लोगों को शायद सुन के अजीब लगे क्या चीज़ होती है, जो टेक्सटाइल वाले उनको पता होगा शायद कि 150 या 125 की स्क्रीन जो होती है उसके अंदर मतलब 1 इंच के अंदर जो है वो 125 होल होते हैं। 250 की स्क्रीन होगी तो उसके अंदर 1 इंच के अंदर 250 होल होंगे। ये स्क्रीन वो होती है जो मेटल उसमें होती है, फिर उसके ऊपर सारा केमिकल वगैरह होता है, डार्क रूम के अंदर तैयार किया जाता है। दैन उसके बाद फिर वो प्रिंटिंग के लिए जाते हैं रोल, वो सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। मतलब सब कुछ पता है, क्योंकि काम किया है हमने।
और एक होता है ना कि चलो सिर्फ काम किया हो, एक होता है इबादत समझ के किया है काम। तो एक एक चीज़ का हमें पता है। वाइप वेफ्ट में धागा आपने कैसे यूज़ करना है, कि टीपीआई कितना होना चाहिए, टीपीआई मीन्स के ट्विस्ट पर इंच कितना होना चाहिए, एक धागे के अंदर ट्विस्ट कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वाइप के उसमें कितना ट्विस्ट वाला धागा हो, वेफ्ट में कितना हो। उर्दू ज़बान में अगर कहूँ उसको तो वो ताना बाना कहा जाता है उसको। तो ये सब चीज़ें हमने की हैं और आती हैं। ऐसा नहीं है कि ना आती हैं कि अब खाली यही हो कि नहीं वर्बली हमें पता हो, नहीं, प्रैक्टिकली हमने वो सब चीज़ें की हैं। बट वो ज़ाहिर सी बात है कि वो एक फील्ड नहीं यहाँ, लेकिन उस फील्ड से ये है एटलीस्ट कि मुझे ये चीज़ पता है कि मैं अपना हैंडमेड कपड़ा खुद बना सकता हूँ। किस धागे पे बनाना है, कैसे बनाना है, कहाँ से आपको नेचुरल फाइबर मिल जाएगा, उसकी क्या पहचान होती है, किस तरीके से होता है। यहाँ तो हम क्योंकि मिक्स में चले हुए होते हैं। इवन हमारे पाकिस्तान में तो जिसको आप 100% कॉटन कहते हैं ना, जो मिल रही होती है वो भी 100% नहीं होती है। एंड ऑब्वियसली वो आपको उसकी पहचान पता, हाँ वही यही पाकिस्तान की वही कंपनी से बाहर कपड़ा भेजेंगी, ठीक है, और अगर उस पर 100% कॉटन लिखा है तो फिर 100% कॉटन ही होगा। वॉशिंग वेयर इसमें शामिल नहीं होगा, मीन्स के यानी कि सिंथेटिक फाइबर शामिल नहीं होगा उसके अंदर। तो हर चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, वो बहुत सारी चीज़ों में नहीं अब घुसना चाहते हैं कि वो बस सही है, सीखा, सब कुछ सीखा, काम भी किया और बड़ा प्रोफेशनली किया। और टेक्सटाइल की अब तो खैर वो कंपनी ही बंद हो गई है, वरना अगर टेक्सटाइल की नर्सरी किसी कंपनी को कहा जाता ना, तो मैं आज उसका नाम बताता हूँ। जो हमारे 40-45 साल जिनकी एज के लोग होंगे उनको पता होगी ये चीज़ कि उस कंपनी का एक टाइम पे नाम कितना बड़ा था। हुसैन टेक्सटाइल एक होती थी, अब बंद हो गई है वो। अच्छा, ये वो हुसैन टेक्सटाइल है कि जिस तरह आज आप गुल अहमद की, अलकरम की लॉन को बड़ा समझते हैं ना, कि मतलब गुल अहमद की लॉन पहनी हुई है किसी ने, कचरा होती थी ये गुल अहमद या अलकरम की लॉन। हुसैन की लॉन के लोग दीवाने थे। ये गुल अहमद, अलकरम तो ये जुम्मा जुम्मा 8 दिन वाली चीज़ें हैं, और आज भी ये कचरा ही बना के बेचे होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी चीज़ बेचो। आप भी हैरान होंगे कि अच्छा जी ये गुल अहमद को ऐसे बोले। हाँ, तो मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि मुझे पता है हुसैन की लॉन अगर किसी ने पहनी हो, और कोई हमारे पास यहाँ 40-45-50 साल का कोई होगा ग्रुप के अंदर, वो बताएगा कि हाँ भाई हुसैन की लॉन होती थी, और वही लॉन होती थी सिर्फ कि जिसके पीछे लोग दीवाने थे। फिर उन्होंने अपना काम होम अप्लायंस के ऊपर शुरू कर दिया था कि वो बेडशीट, कर्टेन, प्लू वगैरह के ऊपर चले गए थे, उन्होंने लॉन वगैरह बनाना बंद कर दिया था। तो फिर ये गुल अहमद, अलकरम जैसी टेक्सटाइल कंपनीज हैं, फिर ये फ्रंट पे आ गई थी। बट जो कपड़ा हुसैन वालों का होता था वो छू के भी नहीं गुजरा। बाकी ये नहीं, जितनी भी हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, अब जैसे आप लोग देखते हैं जे डॉट वालों का, ओ यार कपड़ा है क्या, हंसी आती है मुझे कि यार मतलब ये कचरा लेके यार पागल हुए हो। अब किसी को बोलो, बोलते हैं यार अजीब पागल आदमी। अब मसला ये है कि हमें चीज़ों का पता है, हम तो कपड़ा उठा के हाथ में लेके पहचान रहे हैं ना कि अच्छा भाई ये क्या चीज़ बेच रहे हैं बैठे हुए। वो लोग दीवाने हुए हैं। गुल अहमद की लॉन आ गई, अब जे डॉट वालों का आ गया भाई, वो भी नोट छापने में लगे हुए। पब्लिक बेवकूफ़ बन रही है, हमें मज़ा आता है। वेल थैंक यू सो मच। मैंने अभी स्क्रीन देखी, अच्छा माशाल्लाह हम अकेले बड़बड़ाने में लगे हुए, पब्लिक ही गायब है। कोई बात नहीं, अगर ऐसे ही चलेगा कुछ दिन तक तो फिर मैं अपना सेशन मखसूस लोगों के लिए कर दूंगा भाई। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारा काम गपशप लगाते लगाते कंप्लीट होने की तरफ भी बढ़ रहा है। अब मैं इसको यहाँ से डार्क करना शुरू करूँगा। अच्छा, ये डार्क भी इसी तरीके से होगा कि ये पैचेस में होगा, ठीक है जी। अब ये क्योंकि सिंपल इसको रखने के पीछे वजूहत मैं आप लोगों को फिर बता चुका हूँ, क्योंकि मुझे बिगनर्स के लिए काम करना होता है। अच्छा, बहुत सारी पेंटिंग जो मैं आप लोगों के सामने करता हूँ ना, मैं बाद में उसको चेंज भी कर देता हूँ। उसकी वजह है क्योंकि वो मैं बिगनर्स को सिखा रहा होता हूँ, तो उनके हिसाब से लेके चल रहा होता हूँ। बहुत सारी चीज़ें चेंज इसलिए कर देता हूँ कि बाद में उसको मैं अपने हिसाब से बना लेता हूँ।
तो आगे जाके मैं इस पेंटिंग को भी काफ़ी हद तक चेंज मार दूँगा। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको एज इट इज़ रखना है, नहीं, आगे भी जाके हम चेंज करके मैं इसको, ज़ाहिर सी बात है कि मुझे जब आगे कहीं देनी होगी, क्योंकि मेरे हमारे बहुत से दोस्तों का ये मतलब ये भी आ जाते हैं, इस किस्म की भी फरमाइश आती है अगर उनको वो पेंटिंग समझ आती है और फिर आगे से बोलते हैं इसमें ये कलर ऐड कर दें। पेंटिंग यही रहनी चाहिए, मतलब चेंज ना करें आप पेंटिंग, मतलब किसी और नई नहीं बनानी, इसी पेंटिंग में अगर ये कलर ऐड हो जाए तो हम वो भी कर देते हैं। खैर, तो ये अब हमने इसको तकरीबन मुकम्मल करने की तरफ हम चले गए हैं। अब इसकी बारी आएगी वाइट कलर की, और वाइट कलर अब हम इसके ऊपर लगाएंगे। अब बड़े ही इस पे सुकून के साथ लगाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई वो कहते हैं ना दंगा मुश्ती नहीं करनी है हमने इसके साथ, सुकून के साथ हम वाइट कलर अप्लाई कर देंगे। हाँ, वाइट कलर निकालने के लिए मुझे कुछ चाहिए होगा, मिल गए मेरा एक वुड के ऊपर क्यों करना है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा ड्राई रखना है। देन उसके बाद ये पेंटिंग अपने कंप्लीशन की तरफ चली जाएगी। इसकी बैक साइड पे भी हमने कलर नहीं किया है, वो हम बाद में करेंगे इसके ड्राई होने के बाद। वो खैर मैं वैसे ही कर दूंगा, सिंपल ही कलर करना है मुझे, उसके अंदर कौन सा कोई ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि वो मैं आप लोगों के सामने करूं तो इस वो समझ में आए, और कोई भी कलर उठाना है बैक पे इसकी हमने लगा देना बैक साइड पे। तो अब ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने इसके ऊपर कलर यहाँ पे लगाना शुरू किया, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इसके ऊपर कलर लगा रहे हैं, अभी इसको हमने आगे की तरफ बढ़ाया नहीं है। अब वो थोड़ी देर में ही इसको आगे की तरफ हम लेके जाएंगे। तो वाइट कलर लगने के बाद इसकी लुक अचानक ही चेंज होना शुरू हो जाएगी, जो आपको फील होगी बाकायदा कि हाँ जी इसकी लुक जो है वो चेंज होना शुरू हो गई है। ये नज़र, अच्छा मैं कैमरे से ही आउट हुआ हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ मैं कैमरे के अंदर हूँ। ये भी एक मेरे साथ बड़ा मसला है भाई, क्या अक्सर बेशतर कैमरे से ही आउट हुआ हो तो मुझे ही नहीं पता होता। अब मैंने बड़ा ब्रश उठाया, क्यों कि मैं भी चाह रहा हूँ कि सेशन को मैं थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करवाऊँ। हमारे बहुत सारे लोग एक तो परेशान भी होते हैं, दूसरा आदतें मैंने ही ख़राब की हैं कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि पहले मैं काफ़ी तेज़ी के साथ सेशन कंप्लीट करके दिखाता था, वो ज़ाहिर सी बात है कि बिगनिंग थी। अब वो लोगों को यही होता है कि नहीं यार फटाफट बननी चाहिए, रोज़ नया कुछ आए। मैं तो नया ले आऊँगा, लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है कि हर चीज़ आपकी फ़ौरन थोड़ी 1 घंटे के सेशन में मुकम्मल हो सकती है। और जितने मेरे पास बिगनर्स हैं मैं उनको गारंटेड कहता हूँ, बिगनर्स की बात कर रहा हूँ, आप करो 1 घंटे में पेंटिंग मुकम्मल, ऑयल पेंटिंग, मान जाऊँगा। तो भाई सही है, मैंने शुरू में आपको बहुत सारी चीज़ें करके दिखा, मेरा अब तक का सेशन का रिकॉर्ड है कि मैंने 7 मिनट के अंदर भी पेंटिंग मुकम्मल करके दिखाई है, 7 मिनट, 10 मिनट के अंदर भी करके दिखाई है ऑयल पेंटिंग। एंड उसका ये आया था वैसे किया गया ये क्यों, बोले समझ ही नहीं आया कुछ। अच्छा ये आप देखें, ये हल्का हल्का सा लाइट स्काई ब्लू सा आपका इसका शेड आना शुरू हो गया है ना, ठीक है। तो ये आएगा, जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर दोबारा से एक वाइट का हल्का सा कोट इसी जगह पे खाली लगेगा, और ये हमारा काम इसका मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ मैंने आपको ये चीज़ बता पहले इसलिए दी कि ये भी आगे इसके ऊपर काम होगा, बट वो उसके ड्राई होने के बाद होगा। वो क्या होगा वो मैंने आपको वैसे ही वर्बली बता दिया है, आप भी समझ गए होंगे, उम्मीद तो यही है। तो ये हम बस यहाँ पे फ़िलहाल कलर लगा के इसको अब हम वाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं।
कल अगर वो पेंटिंग हमारी ड्राई हो जाती है, मतलब वो पेंटिंग बोल रहा हूँ, शीट जिस पे मैंने अभी कलर लगाना है इस सेशन के फ़ौरन बाद, तो अगर वो कल तक ड्राई हो जाता है तो कल फिर हम उसके ऊपर कोई लैंडस्केप अपनी बनाएंगे और इंशाल्लाह पसंद आएगा आपको वो काम। वो लैंडस्केप जो है आपको देख के मज़ा आएगा, थोड़ा सा अलग होगा। और दुआ ये कहें कि वो जो मैंने उसके ऊपर क्योंकि हाफ़ कलर लगा दिया था, फिर सेशन का टाइम हो गया तो मुझे छोड़ना पड़ा। तो खैर, तो ये दोस्तों हमारे पास मौजूद है। इसमें ज़रा सा काम, यहाँ ब्लू का हल्का सा हाथ लगेगा ड्राई होने के बाद, यहाँ से वाइट का लगेगा, ठीक है जी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब ये मुकम्मल हो जाएगी मैं आपको वो भी दिखा दूँगा। मतलब बहुत लाइटर सा वो लगना है इसके ऊपर कलर, टॉप से ब्लू का आएगा, बहुत माइनर सा शेड आएगा, वो ड्राई होने के बाद आएगा। और यहाँ बॉटम पे इसके जो है वो लाइट का आएगा शेड, जो कि ड्राई होने के बाद ही आएगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, वेल थैंक यू सो मच एलिना, काइंडली शेयर दिस। अच्छा, तो ये अब हम इसको ड्राई होने के बाद हल्का सा शेड लगा के इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ये हैंडमेड शीट थी, आप चाहें इसके अंदर कलर बहुत तरह के चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे आप चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है कुछ नए काम के साथ। और अगर कल वो हमारी शीट का कलर उसका मैंने ड्राई हो गया, बैक साइड पे जो मैं कलर लगा हूँ, तो कल उस पर काम होगा, वरना फिर किसी और चीज़ के ऊपर हम कुछ नया लेके आएंगे। और जो मैंने सोचा नहीं है वो मैं सोच लूँगा कि मैंने क्या काम करना है। माइट भी पॉसिबल कि मैं ड्राई ब्रश के अंदर आप लोगों को कोई चीज़ नई बना के दिखाऊँ दोबारा से, क्योंकि उसके हवाले से काफ़ी डिमांड आई है कि हमें ड्राई ब्रश के अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें बना के दिखाएँ। तो इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, गुरुद्वारा का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो आपसे कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।